वो है क्रशिंग या पल्वराइजेशन या ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग जो होता है, पल्वराइजेशन होता है, बड़े पीसेस को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज नोन एज क्रशिंग, जैसे क्रश करना या ग्राइंडिंग होता है। दूसरा स्टेप्स क्या बताया था बेटा मैंने? कंसंट्रेशन। दूसरा स्टेप क्या था हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन को जो है हमने कंसंट्रेशन को ड्रेसिंग भी बोलते थे और बेनिफिकेशन भी बोल सकते हैं, कि बेनिफिट होता है हमें मेटल का, मेटल मिलती है, तो कंसंट्रेशन या बेनिफिकेशंस भी आप उसको बोल सकते हो। और कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन इस मेथड्स में हम करते क्या है, इसके अंदर हम जो इम्प्योरिटी होती है, जैसे किसकी इम्प्योरिटी, जैसे मिट्टी वगैरह की जो होती है, डस्टी पार्टिकल्स जो होते हैं, उसको हटाना होता है। तो ये दो टाइप का बताया था बेटा मैंने आपको। एक बताया था केमिकल। केमिकल वाले को क्या नाम बोलते हैं हम? केमिकल जो यस सर, कंसंट्रेशन मेथड है, केमिकल दैट इज एंड नोन एज फिजिकल। केमिकल एंड फिजिकल। एंड व्हाट इज द स्पेशल लीचिंग। नेम ऑफ केमिकल कंसंट्रेशन मेथड? लीचिंग। क्या नाम है उसका? लीचिंग। उसको हम लीचिंग। लीचिंग बोलेंगे बेटा। तो लीचिंग जो होता है केमिकल, और फिजिकल जो मैंने बताए थे वो अलग अलग मेथड से आप कर सकते हो, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जो आप कर सकते हो। तो बेटा कंसंट्रेशन केमिकल मेथड हो गया था लीचिंग। फिजिकल में क्या था? जैसे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन, जो ग्रेविटी मतलब वेट के बेस पर हम सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटी को, तो वो दो टाइप का मेथड यूज करते हैं बेटा। एक देखो विल जो है विल फैली टेबल होती है, विल फैली नाम है उसका, विल फैली टेबल। विल फैली टेबल। और एक होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, वॉशिंग मेथड। हाइड्रोलिक और विल फैली, दोनों में क्या फर्क है? देखो ग्रेविटी सेपरेशन में व्हेन मेटल एंड इम्प्योरिटी हैव डेंसिटी डिफर, अगर आपकी मेटल और जो इम्प्योरिटी है उसकी डेंसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए, हाई डिफरेंस आ जाए डेंसिटी में, तो एक चीज हल्की होगी एक चीज भारी होगी, तो वेट के बेस पर आप उसको सेपरेट कर सकते हो, तो तब हम यूज करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। ऐसे कौन होते हैं जिसमें इम्प्योरिटी और ओर के वेट में या डेंसिटी में काफी फर्क होता है बेटा? जैसे ऑक्साइड और कार्बोनेट्स। ऐसे कौन होते हैं? ये याद करने वाली चीजें ये हैं। ऑक्साइड और कार्बोनेट होते हैं तो उनकी इम्प्योरिटी और ओर के पार्टिकल के वेट में या डेंसिटी में काफी फर्क होता है, तो उनको आप रिमूव कर सकते हो। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये आप देखो, एक मैंने टेबल शेयर कर रखा है आपसे, या तो आप टेबल पर पास करो उसको, वेट के बेस पर आप पास करो, जैसे मटेरियल डालोगे और मटेरियल के साथ क्या डालोगे? वाटर पास करो। भाई सिंपल सिंपल मेथड है। कभी आपने देखा हो जैसे सपोज गेहूं ही होती है, गेहूं आपने देखी होगी सभी ने, गेहूं को पीस के हम आटा बनाते हैं, तो गेहूं को धोया जाता है बेटा। धोने से क्या होता है कि उसके ऊपर के जो पार्टिकल हैं, वो इम्प्योरिटी वाले जो पार्टिकल है, वो इम्प्योरिटी वाले पार्टिकल वो इजिली जो है वॉश हो जाते हैं। सेम वैसा ही मेथड है। तो वाटर जब पास करोगे आप ओर के साथ, तो मेटल के पार्टिकल हैवी हैं वो तो वहीं रुकते चले जाएंगे, और जो इम्प्योरिटी है वो वाटर के साथ आती हुई यहां आ जाएगी। और जो इम्प्योरिटी होती है उसका नाम देखो बेटा, इम्प्योरिटी को हम गैंग या मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इम्प्योरिटी को क्या बोला जाता है? ये टेक्निकल टर्म याद करनी है आपने। इम्प्योरिटी इज आल्सो कॉल्ड गैंग, गैंग एंड यहां हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। गैंग या मैट्रिक्स इम्प्योरिटी को बोलते हैं। तो इम्प्योरिटी जो है नीचे आ जाती है और मेटल के पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं। इस टाइप की टेबल जो यूज करते हैं हम ऐसे, इस वाली टेबल को विल फेरी टेबल बोलते हैं। तो या तो आप विल फेरी टेबल से वाटर पास करके कर सकते हो, मतलब ढलान के साथ गिरा दो, या फिर आप सीधा वाटर हाइड्रोलिक प्रेशर लगा के इस तरह का अपरेटस लो आप, इसमें क्या करो? वाटर पास करो इधर। तो वाटर पास करोगे, जैसे जैसे वाटर ऊपर जाएगा
तो जो इम्प्योरिटी होंगी वो हल्की पानी के साथ जो होंगी, डेंसिटी कम है, पानी के साथ ऊपर आ जाएंगी तैर के, यहाँ पर उसको नीचे गिराते रहेंगे हम। तो इम्प्योरिटी जो होगी लाइट होगी तो वो ऊपर चली जाएगी, और ये मेटल जो होगी वो हैवी होगी, नीचे बैठी रहेगी। तो इस टाइप से हम मैग्नेटिक ये ग्रेविटी सेपरेशन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑक्साइड ओर एंड कार्बोनेट ओर। ऑक्साइड ओर और जो कार्बोनेट ओर होते हैं, बिकॉज उनकी डेंसिटी में काफी डिफरेंस होता है, उनके लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन यूज करते हैं। याद है बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन का एक नाम और बताया था मैंने, ग्रेविटी सेपरेशन में एक वर्ड यूज किया था, लेविगेशन। लेविगेशन। तो हम एक और क्या बोल सकते हैं इसको, लेविगेशन। फिर अगर किसी के लिए मैग्नेटिक, किसी के लिए आपका ग्रेविटी से सेपरेट नहीं कर पाते हो, मान लेते हैं इम्प्यूरिटी या और के पार्टिकल की डेंसिटी में डिफरेंस कम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर उसके अंदर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है कि एक कोई चीज मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो सकती है, इवन इम्प्योरिटी और आपका मेटल, देन वी कैन यूज द मैग्नेटिक सेपरेशन। तो नेक्स्ट जो फिजिकल मेथड है वो मैग्नेटिक सेपरेशन है। ये कब यूज होता है, व्हेन मेटल एंड इम्प्यूरिटी हैव डिफर इन मैग्नेटिक नेचर। अगर मैग्नेटिक नेचर में डिफर है, प्रॉपर्टी डेंसिटी में है, तो ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक नेचर में डिफर है तो फिर आप मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हो। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं, देखो सपोज ये एग्जांपल शेयर कर रहा हूं मैं आपसे कि सपोज आपको मैग्नेटिक सेपरेशन करना है, आपने एक मेटेलिक ओर डाल दिया, रख दिया यहां पर, और ये क्या है कि ये साइकिल सा घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ये एक बेल्ट रखा होता है, बेल्ट ऐसे घूमता रहता है व्हील के ऊपर, और यहां पर मेटेलिक ओर रखा हुआ है। तो यहां क्या है कि यहां मैग्नेट रखा हुआ है हमने। तो अब क्या होगा, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट होगा, वो मैग्नेटिक पार्टिकल मैग्नेट को अट्रैक्ट होगा तो पास में गिर जाएगा, और जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा वो दूर चला जाएगा। तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल दूर हो जाएंगे और मैग्नेटिक पार्टिकल एक साथ रह जाएंगे। अब आपने ऐसे में क्या ध्यान रखना है, कुछ और ऐसे याद करने हैं आपने, जैसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जैसे जो है मैग्नेटाइट, अब और के नाम याद करते जाने बेटा आपने। मैग्नेटाइट, जो आयरन और क्रोमियम के ओर होते हैं ना, उनको ज्यादातर इस तरीके से सेपरेट करते हैं। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एक्चुअल में ओर होता है Fe3O4 का। इसमें Fe3O भी होता है और इम्प्यूरिटी भी होती है मैग्नेटाइट में। तो पहले तो आपको यही याद करना है मैग्नेटाइट ओर का फार्मूला। तो मैग्नेटाइट ओर का फार्मूला क्या होगा बेटा, Fe3O4। जो हमें केमिस्ट्री याद करनी है वो ये है केमिस्ट्री, मैग्नेटाइट का फार्मूला याद करना है Fe3O4। इसका एक नाम और है, इसको फेराइट भी बोलते हैं बेटा, फेराइट। तो मैग्नेटाइट या फेराइट Fe3O4। और इम्प्योरिटी एक्चुअल में Fe3O4 कोई कंपाउंड नहीं होता, Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। केमिस्ट्री, इफ वी check the chemistry of Fe3O4, it means it is the mixture of FeO and Fe2O3। it is the mixture of, एग्जाम में आ सकता है Fe3O4। सॉलिड स्टेट में बताया था मैंने एग्जांपल आपको फेराइट में। फेराइट यहां पर हम जब ओर होगा तो उसको मैग्नेटाइट बोल रहे हैं ओर को, Fe3O4 के साथ इम्प्योरिटी होती है। तो Fe3O4 एक्चुअल में इट इज द मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड मीन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, फेरिक ऑक्साइड मीन Fe+3। तो ये जो हमारे पास Fe3O4 जो होता है, इसके साथ इंप्योरिटी होती है, तो ये मैग्नेट के साथ चला जाएगा, आयरन मैग्नेट के साथ चला जाएगा। ये मैग्नेटिक है, इंप्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है, तो अलग हो जाएंगे। नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक इंप्योरिटी अलग हो जाएंगी। इसी टाइप में देखो एक एग्जांपल आपके पास है पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट, ये 1 by 1 याद करते जाओ। पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट अभी डी ब्लॉक में पढ़ाया बेटा मैंने आपको। पायरोलुसाइट क्या था, इम्प्योर MnO2। तो इसमें भी मैग्नीज है और इम्प्योरिटी है, तो मैग्नीज और इम्प्योरिटी पायरोलुसाइट के लिए यूज कर सकते हो। एक अभी पिछले दिनों ही मैंने पढ़ाया आपको क्रोमाइट और डी ब्लॉक। मैंने क्या बोला था, आई टोल्ड यू दैट कि भाई ये दो, ऑल 3 चैप्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड मेटलर्जी, क्रोमाइट और। देखो पिछले दिनों आपने क्रोमाइट और भी किया था, याद है फार्मूला क्रोमाइट और का? हाँ किया था ना बेटा, क्रोमाइट और क्या था, FeCr2O4। and I told you that actually it is the mixture of ferrous oxide and chromium oxide, ferrous oxide and chromium oxide, that is the chromite ore। तो यहां पर क्रोमाइट और जो मेन ओर है वो क्रोमियम का है, मेन और क्रोमियम का है, और उसके अंदर इम्प्यूरिटी
आयरन की है, तो यहां पर इंप्योरिटी आयरन की है तो मैग्नेटिक इंप्योरिटी होगी। तो कोई भी हो सकती है, मैग्नेटिक और हो सकता है, नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी और वाइस वर्सा हो सकते हैं। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटाइट, देन यू नो Fe3O4. Fe3O4 is the ore of iron. It is the ore of iron and it is attract to the magnetic, and impurity is non-magnetic. But if you see in the case of chromite or in chromite or Fu is the impurity. क्रोमाइट और में FeO क्या है आपकी? इंप्योरिटी। तो अब की बार इंप्योरिटी मैग्नेटिक क्या है? ये मैग्नेट की तरफ जाएगी, मैग्नेटिक है। और क्रोमाइट जो है Cr2O3 वो नॉन मैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, इफ और एंड इम्प्योरिटी आर प्रेजेंट देन वी कैन यूज द मैग्नेटिक सेपरेशन। तो आप किस किस के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर सकते हो? यू कैन सी 3 एग्जांपल्स। फर्स्ट इज द मैग्नेटाइट, सेकंड इज द पायरोलुसाइड, थर्ड इज द क्रोमाइट। क्लियर? चलो आगे बेटा। अब देखो बेटा, ऐसा ही, हाँ एक आधा एग्जांपल और है, तो एग्जांपल जितने याद होंगे उतना बेस्ट है। जैसे ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ये पूछा जाता है कैजिटेराइट। तो और याद करने हैं बेटा आपने, कैजिटेराइट। और कैजिटेराइट SnO2 होता है बेटा, SnO2, टिन स्टोन भी बोलते हैं, टिन स्टोन, SnO2 टिन का ऑक्साइड है बेटा। देखो कैजिटेराइट टिन का ऑक्साइड है। टिन के ऑक्साइड में जो और ऑफ टंगस्टन का एक होता है वो इंप्योरिटी की फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं वोल्फ्रेमाइट। वोल्फ्रेमाइट, वोल्फ्रेमाइट और ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का और टंगस्टन का सिंबल बेटा W होता है। तो FeWO4 और MnWO4, मैग्नीज और आयरन के टंगस्टेट जो होते हैं वो मैग्नेटिक इंप्योरिटी है इसके अंदर, मैग्नेटिक इंप्योरिटी है। और नॉन मैग्नेटिक जो है यहाँ पर वो SnO2 है। तो SnO2 याद रखना बेटा, कैजिटेराइट पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। कैजिटेराइट, कैजिटेराइट किसका और बोलोगे आप? और है मेन टिन का। और इंप्योरिटी जो है वो टंगस्टन के आयरन वाली है, FeWO4 और MnWO4 मैग्नेटिक इंप्योरिटी है। तो इसी टाइप से TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड मैग्नेटिक, इसको रुटाइल बोलते हैं, TiO2 रुटाइल, रुटाइल। और इसके साथ क्लोरो जो है आपके पास पेलाइट होता है, क्लोरोपेटाइट। क्लोरोपेटाइट जो है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फास्फेट का 1:3 है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी है इसके अंदर, नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में याद करने वाली चीजें ये हैं कि आप और कौन सा लेते हो, उस और में इंप्योरिटी और में मैग्नेटिक कौन है और नॉन मैग्नेटिक कौन, मैग्नेटिक कौन है और नॉन मैग्नेटिक कौन है। एक बार जरा रिपीट कर दो। पहला और जो है मैं नाम लूंगा, आपको फार्मूला बताना है बेटा। पहला और का नाम ले रहा हूं मैं आपका, जो मैग्नेटाइट, क्या फार्मूला दोगे मैग्नेटाइट का? मैग्नेटाइट बोलते जाओ बेटा, बोलोगे तो याद होती जाएंगी चीजें साथ की साथ। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फार्मूला मतलब और कौन सा है? Fe3O4, Fe3O4। इंप्योरिटी क्या होती है बेटा इसमें? मैग्नेटिक फेराइट। क्रोमाइट और का क्या फार्मूला होता है? क्रोमाइट, पायरोलोसाइट, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो। कैजिटेराइट, क्या फार्मूला दोगे बेटा? जब तक आप बोल बोल के याद नहीं करोगे, देखो देखो मैं आपको सिर्फ हेल्प क्या कर सकता हूं यहाँ पर भाई, याद कराने की ट्राई कर सकता हूं। तो और ये याद कैसे होगा? पढ़ने से नहीं होगा बेटा। जब तक आप दो दोस्त हो, दो जने हो, तो डिस्कस करो आप एक दूसरे, जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे ऐसे पूछो, तब याद रहेंगी चीजें। जैसे कैजिटेराइट पूछूंगा मैं, कैजिटेराइट, तो कैजिटेराइट क्या बोलोगे आप? कौन सा और है बेटा कैजिटेराइट? SnO2। SnO2 ऐसे बोलोगे, SnO2। और Sn टिन जो होता है मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, तो ये और खुद नॉन मैग्नेटिक है। SnO2 और खुद नॉन मैग्नेटिक है, इसके साथ जो इंप्योरिटी होगी वो मैग्नेटिक है। जैसे वोल्फ्रेमाइट, और ऑफ टंगस्टन, FeWO4 या MnWO4, ये इंप्योरिटी। रुटाइल, रुटाइल, रुटाइल का क्या और का फार्मूला है बेटा? रुटाइल TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2।
तो आप इससे मैग्नेटिक सेपरेशन करते हो। थर्ड फिजिकल मेथड है बेटा कंसंट्रेशन का, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, यहाँ क्वेश्चनिंग की ऊपर वाले से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जो अब तक पढ़ा हमने। ये बेटा बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हमारा क्या है, किसके लिए यूज करते हैं, प्रिंसिपल क्या है और कैसे हम, क्या क्या पॉइंट्स हमको याद रखने हैं, देखो अभी देखते हैं हम। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर आप प्लीज ये नोट्स ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देंगे? भेज दूंगा बेटा मैं। ओके सर, थैंक यू। कौन से वाले ग्रुप पे, जो कैलविन वाला है ना, कौन से यस वाला, सर। उस पे भेज। यस सर। ये देखो बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। लेकिन एक काम करना, इस नोट्स के भरोसे मत रखना, सिर्फ रहना, इस नोट्स के साथ बहुत सारी चीजें लिखवाता हूँ बेटा मैं साथ में एक्सप्लेन करते हुए, कई चीजें आती हैं साथ में, तो वो नोट करते जाना साथ में। देखो नहीं सर, वो तो कर लेते हैं। हाँ, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है बेटा, इसके अंदर हम कोई और लेते हैं, कोई भी एक मेटेलिक और होता है, उस मेटेलिक और में हम क्या मिला देते हैं, वाटर मिलाते हैं और कुछ केमिकल मिलाते हैं, जैसे फिनोल, सोडियम इथाइल जेंथेट, ऐसा कुछ मिलाते हैं हम। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही हम कोई और लेते हैं, और में इंप्योरिटी होती है, अगर और लाइट है और इंप्योरिटी हैवी है, तो हम क्या करते हैं, उसमें वाटर डालते हैं। वाटर डाल के कोई ऑयल डालते हैं, वाटर प्लस ऑयल, और फिर इसको स्टर करते हैं। स्टर करने से क्या होता है, जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो ऑयल के साथ, क्योंकि ऑयल लाइट होता है, ऑयल के साथ वो फ्रोथ बनाते हैं, झाग बनाते हैं, और झाग ऊपर चली जाती है, फ्रोथ जो होता है वो ऊपर चला जाता है और वाटर नीचे बैठ जाता है। ये जो आपका फ्रोथ होता है, फ्रोथ और नीचे रह जाता है वाटर, तो फ्रोथ के साथ जो लाइट पार्टिकल है वो चले जाएंगे, तो और के पार्टिकल फ्रोथ के साथ चले जाएंगे, और वाटर के जो आपका नीचे वाटर है, तो वाटर के साथ जो आपकी इंप्योरिटी बैठ जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो इस फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में सबसे पहले तो आप इसको यूज किसके लिए करोगे, ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए, कि जिसके अंदर देर इज ए डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटी। अगर डिफरेंस ज्यादा है दोनों में, और ऐसा जो एग्जाम्पल होता है बेटा वो होते हैं सल्फाइड और, सल्फाइड और लाइट होते हैं और मिट्टी से बहुत ज्यादा लाइट होते हैं और ऊपर उठ जाते हैं, तो झाग के साथ हम उसको ऊपर उठा देते हैं फ्रोथ के साथ, और नीचे वाटर के अंदर दूसरी इंप्योरिटी जैसे डस्ट है या और चीजें हैं नीचे बैठी रहती है। तो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो केमिकल होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास सल्फाइड और प्रेफर करते हैं इसके लिए, प्रोफाइड और हैव प्रेफर्ड वेटिंग प्रॉपर्टी। वेटिंग मतलब किसके साथ कौन गीला होगा, और पार्टिकल फ्रोथ से गीले होंगे मतलब फ्रोथ के साथ जाएंगे, और इंप्योरिटी है वो वाटर के साथ जाएगी। तो सल्फाइड और हैव प्रेफर्ड वेटिंग प्रॉपर्टी विद ऑयल एंड इंप्योरिटी है विद वाटर। तो ये किस पर बेस्ड है, तो ये जो थ्योरी है आपकी, ये बेस्ड ऑन है प्रीफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी। वेटिंग मतलब कौन किसके साथ जाएगा, वेटिंग गीला किससे होगा, कौन किसके साथ जाएगा। तो फ्रोथ जो होता है, और होते हैं, और होंगे वो वेटेड बाय ऑयल मतलब फ्रोथ, और जो इंप्योरिटी होंगी
इम्प्योरिटी जो वेटेड होंगी वो आपके बाय वाटर हो जाएंगी। दूसरी बात है कि इसमें फिर ऑयल क्या यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ऑयल जो होता है वो फ्रोथ बनाता है, झाग बनाता है। तो आप बोलोगे फ्रोथिंग एजेंट क्या यूज करेंगे, तो फ्रोथिंग एजेंट याद रखना है, फ्रोथिंग एजेंट पाइन ऑयल होता है। पाइन ऑयल, पाइन जो ट्री होता है उसका ऑयल होता है, या यूकेलिप्टस भी यूज कर सकते हो। यूकेलिप्टस ऑयल कैन सर बी यूज्ड। हाँ, सर ये ऑयल होता है वो ओर में डिजॉल्व हो जाता है या? नहीं, ऑयल के अंदर ओर के पार्टिकल डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, और अब ऑयल हल्का होता है, फ्रोथ बन जाता है, झाग बनती है। जैसे पानी में नहीं डालते, अपने साबुन डालते हैं पानी के अंदर, तो पानी डालते हैं तो यस बबल्स सर। ऊपर ऊपर उठ के आ जाते हैं ना, बबल्स, झाग ऊपर उठ के आ जाती है। तो झाग के साथ अगर कोई लाइट पार्टिकल होगा तो ऊपर ऊपर उठा जाएगा, तो सल्फाइड के ओर जो होते हैं, सल्फाइड के ओर जो पार्टिकल होंगे वो झाग के साथ ऊपर उठाएंगे। क्लियर? तो इसमें देखो, आप बताओगे कि फ्रोथ बनाएंगे किससे, तो ऑयल से बनाते हैं, तो कौन सा ऑयल यूज करोगे वो पूछेगा। देन यू कैन यूज पाइन ऑयल, कोई भी यूज कर ऑयल। सकते हैं पाइन ऑयल, या आप यूकेलिप्टस सफेदे जो होता है ट्री उसका भी ऑयल यूज कर सकते हो, यूकेलिप्टस भी यूज कर सकते हो। दूसरा होता है कि जैसे ही फ्रोथ बनाओगे तो फ्रोथ में, फ्रोथ के साथ पार्टिकल को इकट्ठा कौन करेगा, तो इसमें कुछ टेक्निकल टर्म यूज होंगी। देखो, अगर उसने बोल दिया आपको फ्रोथ फॉर्मिंग एजेंट, तो आप बोल दोगे भाई फ्रोथ फॉर्मिंग एजेंट जो है वो ऑयल है, जैसे पाइन ऑयल। अब वो बोलेगा कि आपको इसके अंदर कलेक्टर कौन है, कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब कलेक्ट कौन करेगा और पार्टिकल को, और पार्टिकल को फ्रोथ के साथ कलेक्ट कौन करेगा, कलेक्टर। तो उसमें हम जो केमिकल सर मिलाते हैं, तो सोडियम इथाइल जेंथेट यूज करेंगे उसमें। कलेक्टर क्या यूज करोगे, कलेक्ट कौन कराएगा, सोडियम, जैसा नाम बता रहा हूं याद करना है, कोई दिमाग लगाने वाली ज्यादा बात है नहीं। फ्रोथिंग एजेंट, फ्रोथ कौन बनाएगा, पाइन ऑयल। कलेक्ट कौन करेगा पार्टिकल को, और के पार्टिकल को, फ्रोथ के साथ क्या नाम दोगे आप उसका, सोडियम इथाइल जेंथेट। सोडियम इथाइल जेंथेट जेंथोइड। कलेक्टर बोलोगे, सोडियम इथाइल जेंथेट, तो ये दो दोगे आप, नाम दोगे सोडियम इथाइल जेंथेट यूज कर लोगे बेटा। अच्छा, जब आप कलेक्ट कर लोगे, तो कलेक्ट करने के बाद इस प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए एक वर्ड आएगा, एक्टिवेटर। कुछ टेक्निकल टर्म यूज होंगी, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर, प्रोसेस को एक्टिव कौन करेगा, तो आंसर दे देना कॉपर सल्फेट। एक्टिवेटर जो यूज करते हैं वो कॉपर सल्फेट होता है। हाँ, एक चीज और होता है, स्टेबलाइजर। मान लो कलेक्ट कर लिया ऊपर फ्रोथ के साथ, कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करने के बाद उसको स्टेबल रखना है वहां पर, तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर आपसे पूछेगा, तो स्टेबलाइजर जो देंगे आप, एनिसोल। आप एनिसोल या कोई भी फिनोल वगैरह जो होते हैं वो यूज कर सकते हो आप, एनिसोल, एनिलीन, ये यूज कर सकते हो। तो नाम याद करने हैं, एक्टिवेटर कॉपर सल्फेट। और डिप्रसेंट, नीचे डिप्रेस कौन करेगा, इंप्योरिटी को, डिप्रसेंट, तो ये बोलोगे NaCN, साइनाइड, सोडियम साइनाइड। तो देखो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है उसमें कौन से वाले ओर के लिए यूज होता है, वो सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, क्योंकि सल्फाइड ओर जो है वो फ्रोथ के ऑयल के साथ चला जाता है, और इंप्योरिटी जो होती है वो वाटर के साथ जाती है। यहाँ पर फ्रोथिंग एजेंट जो यूज करते हो वो आपका पाइन ऑयल होता है, या आप यूकेलिप्टस ऑयल यूज कर सकते हो। सोडियम इथाइल जेंथेट ये जो काम करता है बेटा, कलेक्टर का काम करता है, कलेक्ट करता है, कलेक्ट करता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें, इसको बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। जैसे अभी आप पूछ रहे थे ना कि सर फ्रोथ में डिजोल्व होगा या कैसे होगा, तो ये आंसर मिल गया आपको। इसमें एडजॉर्प्शन होगा, जैसे फ्रोथ होगी, ये मान लेते हैं ये फ्रोथ है, तो ये फ्रोथ है, तो फ्रोथ के ऊपर जो होंगे आपके जो ओर के पार्टिकल है वो ऊपर सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे। तो इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं हम, जब सरफेस फिनोमेना होता है, तो हमने पढ़ा था ना, तो इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हो आप, फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन। अगर पूछा जाएगा इसमें कौन सा फिनोमिना यूज होता है, देन आप आंसर दे सकते हो फिजिकल एडजॉर्प्शन।
फिर देखो मैंने अभी बताया था स्टेबिलिटी फ्रोथ को कौन देता है, फ्रोथ स्टेबलाइजर। तो ये एनिलीन या क्रिसोल ये यूज कर सकते हो, एनिलीन क्रिसोल ये नाम याद रखने हैं आपने, एनिलीन क्रिसोल ये यूज कर सकते हैं क्योंकि इनके नॉन पोलर पोलर पार्ट को ये स्टेबलाइज करते हैं। अब एक पॉइंट और जोड़ा था मैंने, दो जोड़े थे वैसे देखा जाए तो, एक मैंने बोला था एक्टिवेटर और एक बोला था डिपरसेंट। इसकी जरूरत कब पड़ती है, देखो हमें कई बार क्या होता है कि ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं इट इज यूज्ड फॉर द सल्फाइड ओर। सपोज यू हैव टू टाइप ऑफ सल्फाइड आर प्रेजेंट इन देयर इन योर ओर, तो टू में से आपको तो एक और ही ले जाना है, एक और से मेटल को निकालना है, दूसरा और है तो सल्फाइड लेकिन उसको नीचे बिठाना है। तो जब एक को ऊपर ले जाना होता है और एक को नीचे बिठाना होता है देन हम जो केमिकल यूज करते हैं उसको डिपरसेंट बोलते हैं। तो समटाइम टू आर मोर देन टू मेटल सल्फाइड simultaneously present in one ore, then they are separated by using डिपरसेंट, जैसे NaCN, डिपरसेंट NaCN, and activator by adding the appropriate oil to, जो आपके पास होगा। जैसे एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल दिया मैंने, सपोज मेरे पास और लिया मैंने, उसके साथ लेड के साथ ZnS और आ रहा है। अब और तो एक होना चाहिए था ना बेटा, एक ही और होता, लेकिन एक और के साथ दूसरे और भी एज ए सल्फाइड प्रेजेंट है। अब सपोज मैं क्या करना चाहता हूं, इसमें लेड को निकालना चाहता हूं, मतलब पीबीएस मेरे काम का है, तो लेड को निकालना चाहता हूं तो फ्रोथ के साथ लेड को ले जाऊंगा मैं, और दूसरे जो सल्फाइड है उसको एज ए इंप्योरिटी मुझे नीचे बिठाना पड़ेगा। तो जब दोनों में से एक को ऊपर ले जाना है और एक को नीचे बिठाना है तो जो केमिकल यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिपरसेंट। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, या NaCN करेंगे, वो अपना सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा ZnS के साथ और इंप्योरिटी को नीचे बिठा देगा। और कैसे बनेगा ये देखो, आपने पढ़ा है पहले, Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, अब वो तो नॉर्मल केमिस्ट्री आप पढ़ोगे ही, Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका, हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है जिंक का, ये तो फिक्स है। तो 4 साइनाइड इसके साथ अटैच हो जाएंगे, जैसा हमने लीचिंग प्रोसेस हाइड्रोमेटलर्जी में पढ़ा था, और ये बन जाएगा ZnCN4, 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव मतलब 2 नेगेटिव। तो यही रिएक्शन है। देखो सपोज आपके पास पीबीएस और ZnS दोनों है, आप डिपरसेंट NaCN डाल दो। ये डिपरसेंट क्यों बोल रहे हैं, ये ZnS से पीबीएस से का साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ZnS के साथ रिएक्ट करके और ये आपका Na2ZnCN4 बना देगा जो सोल्यूबल होगा। सोल्यूबल होगा तो इसको आप नीचे बिठा दोगे और अलग कर लोगे, और ZnS को आप कॉपर जो है CuCN4 के साथ ZnS को जो है कॉपर के कॉम्प्लेक्स में भी आप यूज कर सकते हो ZnS को। तो ZnS में आप Na2ZnCN4 को बाहर कर दोगे तो इसको बोलोगे डिपरसेंट। और रिएक्शन को फास्ट करना है तो आप कॉपर सल्फेट भी मिला दो। रिएक्शन को ये तो आप इसमें क्या बोलोगे, ZnS को क्या नाम दोगे, NaCN क्या हो गया यहां पर बेटा, देखो NaCN को क्या बोलोगे, डिपरसेंट। और रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जो केमिकल मिला है जैसे कॉपर सल्फेट, तो इसको बोलोगे एक्टिवेटर। तो ये आपका जो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हो जाएगा। बट फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस नॉन सल्फाइड ओर के लिए भी यूज हो सकता है, क्योंकि वो तो जो कोई भी ओर हो जिसके पार्टिकल लाइट हो तो उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। हाँ ये बोल सकते हो, यू कैन से कि मेनली वी कैन यूज, जो आपका ये फिजिकल मेथड जो होता है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, मेनली यूज फॉर सल्फाइड ओर, बट फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर नॉन सल्फाइड ओर बाय यूजिंग सूटेबल एक्टिवेटर। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा मेलेकाइट ग्रीन। मेलेकाइट ग्रीन ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज द मेलेकाइट ग्रीन। मेलेकाइट ग्रीन याद है ना आपको, जो कॉपर का कोई कॉपर होती है, कॉपर का कोई बर्तन होता है कॉपर का, तो कई बार देखो अगर पुरानी कॉपर की बर्तन होती है तो किसी जगह पे वो ग्रीन हो जाती है, खराब हो जाती है, कोरोजन हो जाता है, मैटर उसमें बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने। तो ये जो ग्रीन कोटिंग होती है यहाँ पर ग्रीन कोट बन जाता है, जो ग्रीन कोटिंग होती है इसको कभी भी ठीक नहीं कर सकते एक बार बनने के बाद, मतलब ये इसको क्या बोलेंगे, इसको कोरोजन बोलेंगे, कोरोजन ऑफ कॉपर बोलोगे। तो ये जो कोरोजन ऑफ कॉपर होता है ये मेलेकाइट होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो एक्चुअल में ग्रीन कलर का क्या होता है, वहां भी पढ़ाया था, देखो कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड होता है। तो अगर कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड है तो इसके लिए भी आप जो ये यूज कर सकते हो आप।
इसके लिए जैसे Na2S से करोगे तो कॉपर का सल्फाइड CuS बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा जहाज के साथ, CuS ऊपर ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे CuS। तो इवन नॉन सल्फाइड ओर के लिए भी यूज कर सकते हो। तो बेटा एक बार रिपीट कर दो मेरे साथ सारा। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बताओ फिजिकल कंसंट्रेशन मेथड है या केमिकल है? बोलते जाओ बेटा। सर फ्रोथ फिजिकल। फिजिकल मेथड है। अच्छा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है इसमें आप किस कंसेप्ट पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा? तो वन वर्ड में क्या आंसर सर दोगे? ओर होता है लाइट और गैंग होता है हैवी। हाँ, प्रेफरेंशियल वेटिंग। प्रेफरेंशियल वेटिंग, वन वर्ड में बोल देंगे बेटा, प्रेफरेंशियल वेटिंग। तो फ्रोथ किसको वेट करेगा? वेट करेगा, फ्रोथ करेगा और पार्टिकल को, लाइट पार्टिकल Oil. को। ऑयल, ऑयल या फ्रोथ एक ही बात है। ऑयल जो वेट करेगा वो और पार्टिकल को, और इम्प्योरिटी पार्टिकल को वाटर करेगा। ओके, तो अब बताओ ये किस किस टाइप के ओर के लिए यूज होता है मेनली? सल्फाइड। सल्फाइड, बिकॉज सल्फाइड और जो होते हैं वो लाइट होते हैं, मेनली उनके लिए यूज होता है। इसमें 4 टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। एक होता है फोर्थ फॉर्मिंग एजेंट। क्या होगा फोर्थ फॉर्मिंग एजेंट? पाइन ऑयल। कोई सा भी ऑयल बेटा, पाइन ऑयल, जैसे पाइन ऑयल। एक होता है बेटा फ्रोथ के अंदर पार्टिकल को इकट्ठा करने वाला केमिकल, एडजॉर्प्शन कराने वाला, सरफेस के ऊपर लाने वाला। तो उस केमिकल का क्या नाम है? कलेक्टर का क्या नाम है? क्या लेते हो कलेक्टर में? सोडियम इथाइल सोडियम इथाइल जेंथेट लोगे बेटा, सोडियम इथाइल जेंथेट। कलेक्ट करने के बाद उसको वहीं रोकना पड़ता है, नीचे वापस ना चले जाएं और पार्टिकल, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर का काम कौन से केमिकल करते हैं? एनिलीन। हाँ, या तो एमीन होंगे या अल्कोहल होंगे, फिनोल होंगे। तो एनिलीन या क्रिसोल, एनिलीन और क्रिसोल, यू कैन यूज एनिलीन और क्रिसोल। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि दो दो टाइप के सल्फाइड होते हैं और हमें एक सल्फाइड का मेटलर्जी करना है और दूसरे को एज ए इम्प्योरिटी भेजना है। तो इसमें हम 2 केमिकल यूज करते हैं, एक को बोलते हैं डिप्रसेंट और एक को नाम देते हैं हम एक्टिवेटर। तो डिप्रसेंट क्या यूज कर सकते हैं? NaCN। डिप्रसेंट यूज कर सकते हो NaCN, और एक्टिवेटर कॉपर कॉपर सल्फेट। कोई एग्जांपल बता सकते हो जिसमें 2 सल्फाइड और हों, जिसमें एक को और को ले जाओगे और किसको आप डिप्रेस करोगे? PBS और ZNS, PBS और ZNS। क्या मुझे PBS के और का नाम बता सकते हो बेटा? पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, गैलेना। क्या नाम होता है इसका? गैलेना, PBS को। और ZNS का बता सकते हो? जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड बोलते हैं ZNS। तो PBS या ZNS। एक मैंने HGS बोला था, इसका नाम बता सकते हो और का बेटा? ये सारे सल्फाइड हैं। सिनेबार, सिनेबार। तो ये हाँ, बार बार रिपीट करोगे तब जाके ये याद होंगे, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है इसको। भाई किसी का नाम याद करना है तो नाम का तो कोई तरीका नहीं है ना, आप बार बार पुकारोगे तभी तो नाम याद होगा। तो ये हमारे पास इस टाइप से हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो जब आपका ओर का बेटा कंसंट्रेशन हो जाता है तो कंसंट्रेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था, याद आ रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट स्टेप जो था हमारा ऑक्सीडेशन था। तो चलते हैं फिर आगे। तो बेटा जो कन्वर्जन ऑफ जो कंसंट्रेटेड ओर होता है इनटू ऑक्साइड करते हैं, इसी को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन, अब ये स्टेप आता है या कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ, कंसंट्रेट कर चुके ओर को, कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, मतलब सिंपली हमें मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करना, ओर में से मेटल को निकाल के उसका ऑक्साइड फॉर्म करना, मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो मेटल ऑक्साइड को फॉर्मेशन करने के बेटा 2 तरीके होते हैं। एक होता है कैल्सिनेशन, सिंपल है, इंग्लिश का वर्ड है। इंग्लिश में कैल्सिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को हीट करना, गर्म करना, गर्म करना।
तो अगर हम क्या करते हैं किसी भी प्रोसेस, तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर एट हाई टेम्परेचर, लेकिन हाई टेम्परेचर तो होना चाहिए, लेकिन बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो फ्यूजन पॉइंट है जिस भी मेटल का, मेल्ट नहीं होना चाहिए मेटल, उससे पहले तक अगर उसको गर्म करते हैं, और स्पेशली इन एब्सेंस ऑफ एयर, जो कैल्सिनेशन है, सिंपली अगर मैं वन वर्ड में बोलूं तो कैल्सिनेशन का मतलब सीधा है हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर, या तो एब्सेंस कर दो और या फिर क्या है लिमिटिंग सप्लाई कर दो, एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटिंग, बहुत कम सप्लाई करो, सप्लाई ऑफ ओर बिफोर मेल्ट या मेल्टिंग, मेल्ट नहीं हो उससे पहले तक अगर गर्म करते हैं तो उसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होता है? ये बेटा यूज होगा जनरली, जो यूज होता है जनरली ऑक्सीडाइज्ड ओर के लिए। ऑक्सीडाइज्ड ओर, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ऑक्सीडाइज्ड ओर में या तो जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्ट प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन वाला, या ऑक्सीजन के ऑक्सीसाल्ट हो। ऑक्सीसाल्ट मतलब क्या बताया था, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, फास्फोरस ऑक्सीजन हो, इस टाइप वाले। तो ये यूज जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड ओर के लिए होता है, और हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए होता है, हाइड्रेटेड जिसमें वाटर हो, और कार्बोनेट के लिए होता है। होगा क्या, किसी भी टाइप का और हो, जैसे सपोज आपके पास मान लो कार्बोनेट है, कार्बोनेट और को आप हीट कर रहे हो, तो जैसे जैसे जिंक कार्बोनेट, अब ये बेटा याद करनी है, देखो कार्बोनेट, ये 3-4 कार्बोनेट जो है 4-5 कार्बोनेट एक साथ दिए हैं उसने, तो कार्बोनेट एक साथ याद कर लो आप। पहले तो कार्बोनेट और जो है वो आपने याद करने, किस किस का कार्बोनेट है, क्या क्या नाम याद करना है। देखो कार्बोनेट और में अगर आप देखोगे, जैसे देखो जिंक कार्बोनेट, तो सबसे पहले तो इसका नाम याद करना है जिंक कार्बोनेट का, कैलेमाइन बोलते हैं इसको, कैलेमाइन, याद करने वाली चीज ये है बेटा, कैलेमाइन। और जैसे फेरस कार्बोनेट, प्योरली मेमोरी बेस्ड चीजें हैं ये, फेरस कार्बोनेट तो इसको बोलोगे सीडेराइट, सीडेराइट, और इनके नाम याद करने। लेड कार्बोनेट, PbCO3, सारे कार्बोनेट आ रहे हैं देखो, लेड कार्बोनेट, इससे कैरूसाइट बोलते हैं, कैरोसाइट, लेड कार्बोनेट, कैरोसाइट। जैसे अभी मैंने मेलेकाइट बताया था, कॉपर कार्बोनेट, लेकिन इसके साथ कॉपर का हाइड्रोक्साइड भी होता है, मेलेकाइट, ये भी कार्बोनेट में आ जाएगा, मेलेकाइट। तो चाहे आपका कैलेमाइन है, जिंक कार्बोनेट है, आयरन कार्बोनेट है, सीडेराइट है, या लेड कार्बोनेट है, कैरूसाइट है, इन किसी भी कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे, सपोज कोई भी कार्बोनेट है, सपोज मैं ऐसे ले लेता हूं, खास बात क्या है यहां पर, देखो ये कार्बोनेट में सब में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 वाले हैं, जिसमें भी देखोगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, चाहे जिंक है तो +2 वाले कार्बोनेट जो होते हैं वो जिंक कार्बोनेट, कैलेमाइन, FeCO3, सीडेराइट, PbCO3, कोई भी कार्बोनेट है अगर आप हीट करोगे बेटा उसको, तो हीट करोगे तो CO2 बाहर निकलेगी और मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, और CO2 गैस बन के बाहर निकल जाएगी। इसलिए आप कार्बोनेटों को ऑक्सीजन देने की रिक्वायरमेंट हमें जनरली नहीं होती, कार्बोनेट के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। हीट करते हो तो आप कैल्सिनेशन कर सकते हो, कैल्सिनेशन आप करोगे तो मेलेकाइट ग्रीन, देखो कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इसमें कॉपर का ऑक्साइड बनेगा CuO, और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है, लेकिन मेलेकाइट ग्रीन होता है। अभी मैंने बताया मेलेकाइट जो होता है कॉपर के ऊपर जो कोरोजन होता है उसको मेलेकाइट ग्रीन बोलते हैं। तो CO2 हो जाएगा, और वाटर भी होता है, हाइड्रोक्साइड होंगे तो वाटर बाहर हो जाएगा, वाटर भी मॉइस्चर बन के बाहर हो जाएगा। तो आप कार्बोनेटों को के लिए यूज कर सकते हो। फिर मैंने क्या बताया था, कार्बोनेट के बाद आप हाइड्रेटेड जो होते हैं जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उनके लिए यूज कर सकते हो, उनके लिए ऑक्सीजन देने का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको जनरली। हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? Yes, स्क्रीन नहीं आ रहा? no. Yes, sir.
स्क्रीन नहीं आ रहा है, एक मिनट दोबारा टच करते हैं उसको। सर ने लेफ्ट कर दिया। हाँ बेटा, स्क्रीन आ रही है अब? Yes, sir. Yes, sir.
हाँ बेटा, तो ये देखो, इसमें हमारे पास कोई भी अगर कार्बोनेट है, कार्बोनेट के साथ क्या हो सकता है कि अगर कोई हाइड्रेटेड है, तो अगर हमारे पास हाइड्रेटेड है देन भी हम क्या है इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर भी आप हीट करोगे तो वाटर भी जो होगा आपका वो एज ए मॉइस्चर बाहर हो जाएगा। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हो, देखो, हाइड्रेटेड और बिकम एनहाइड्रस। तो हाइड्रेटेड, जैसे हाइड्रेटेड के फिर देखो आप और फिर लिखे हैं लिमोनाइट, लिमोनाइट और बॉक्साइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट। तो लिमोनाइट इक्वेशन में तो कुछ है ही नहीं ना बेटा, वो तो सिंपल सी इक्वेशन है, देखो बस आपको फार्मूला याद करना है, लिमोनाइट किसको बोलते हैं याद करना है ये। तो Fe2O3 डॉट, ये आपका 3H2O लिमोनाइट है। इसको हीट करोगे आप, ये हीट का सिंबल है, हीट करोगे तो H2O बाहर हो जाएगा, Fe2O3 बच जाएगा। जब सिर्फ Fe2O3 बनता है तो इसको हेमेटाइट बोलते हैं। Fe2O3, सिर्फ Fe2O3 होता है तो ये हेमेटाइट होता है। ऐसे देखो बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है Al2O3 डॉट 2H2 है। तो बॉक्साइट को हीट करोगे तो वाटर उड़ जाएगा, तो जो बचता है वो Al2O3 है। ये बॉक्साइट और Al2O3 को बोलते हैं कोरंडम, कोरंडम, Al2O3 कोरंडम। तो आप देखो कार्बोनेट के ओर के लिए यूज कर सकते हो और हाइड्रेटेड के ओर के लिए यूज कर सकते हो आप। तो एक बार रिपीट कर दो बेटा, कार्बोनेट के ओर के लिए कौन कौन से और नाम और फार्मूला बताओ। कार्बोनेट कौन कौन से? कैलेमाइन, पहले क्या याद? कैलामाइन, कैलेमाइन, ZnCO3। कैलेमाइन होता है जिंक कार्बोनेट, कैलेमाइन। दूसरा देखो आयरन का कार्बोनेट, उसको क्या बोलते हैं? सीडेराइट। कैलेमाइन के साथ सीडेराइट के लिए यूज कर सकते हो, कार्बोनेट है ये सारे, इनको 3-4 का ग्रुप बना के एक साथ याद कर लो। कैरेसाइट, मेलेकाइट, और ये जो है आपका भी देखो जो हाइड्रेटेड वाले मैंने बताए हैं दो आपको, लिमोनाइट, PbCO3। लिमोनाइट और हेमेटाइट। लिमोनाइट तो हीट करोगे हेमेटाइट बन जाएगा। बॉक्साइट और कोरंडम, बॉक्साइट और कोरंडम एक एक साथ करते जाओ। तो इनको आपको ऑक्सीजन देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर सपोज किसी के अंदर, अब इससे होगा क्या कि आपने देखा कि कार्बोनेट को हीट करते हो तो गैस कौन सी बाहर निकलती है? CO2। और अगर आप हाइड्रेटेड है बेटा, हाइड्रेटेड को करोगे तो H2O वेपर बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब जो गैस बन के बाहर निकलती है इंप्योरिटी, इफ वोलेटाइल इंप्योरिटी और ऑर्गेनिक मेटल इज प्रेजेंट, मैटर इज प्रेजेंट इन ओर, देन दे आल्सो रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर भी गैस बन के बाहर निकल जाता है। मैटर, इससे क्या फायदा होगा कि कभी भी देखो आपने, अगर ऐसे होगा मेटलर्जी हो रही है, आप हीट कर रहे हो, इधर और पड़ा है सारा, इधर से गैसेस बाहर जाने लग गई, तो जैसे ही गैसेस बाहर जाने लगेंगी तो देखो हीट तो हो रही है, हो ही रहा है वो, तो यहाँ बबल्स दिखाई देंगे आपको ऐसे ऊपर उठते हुए, बबल्स दिखाई देंगे, तो पोर से दिखाई देंगे आपको, पोर्स। तो थर्मो आप यू कैन से दैट व्हाट इज द बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे गैसेस बाहर निकलेंगी, कोई भी गैसेस हो, गैसेस बाहर निकलेंगी, इवन चाहे CO2 है चाहे मॉइस्चर है, तो इससे जो मेटल है आपका, मेटेलिक ओर है, वो पोरस होता जाएगा। पोरस होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और इससे क्या है कि आगे वाला जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है रिडक्शन, उसमें हेल्प मिलेगी, रिडक्शन बिकम इजियर। फायदा नेक्स्ट स्टेप के लिए होगा, रिडक्शन का जो रेट होगा वो डिक्रीज होगा। तो आप कह सकते हो कि इससे फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि पोरस सरफेस एरिया होगा, पोरस सरफेस एरिया होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज हो गया, तो आगे वाला नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको एक बेनिफिट भी मिल जाएगा। भाई आपने मेटल का ऑक्साइड भी बना लिया, ऑक्साइड फॉर्मेशन भी कर लिया, बट अगर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्सीजन की सप्लाई करके हीट कर दो, इसको बोलते हैं भूनना। जैसे मान लो मक्की का भुट्टा भूनते हैं हम, हवा देते जाते हैं साथ में, भूनने को रोस्टिंग बोला जाता है। तो रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? ये भी प्रोसेस ऑफ हीटिंग होता है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर बिफोर मेल्टिंग पॉइंट सारा कुछ वो, बट
इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर एयर की प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीटिंग करते हो तो उसको आप रोस्टिंग बोलते हो। ये जनरली उनके लिए यूज होता है जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी नहीं होती। जैसे ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे सल्फर प्रेजेंट होती है सल्फाइड वगैरह के लिए। जैसे देखो पीबीएस, पीबीएस का क्या नाम बताया था बेटा, देखो यहां भी याद हो जाएगा आपको। पीबीएस को हीट किसके साथ करोगे, पीबीएस और को क्या नाम दिया जाता है, गेलेना। पीबीएस को क्या नाम दिया जाता है, गेलेना। तो गेलेना को पीबीएस का सपोज आपके पास और है, गेलेना और है। अब गेलेना में ऑलरेडी ऑक्सीजन तो है नहीं, और हमें ऑक्साइड बनाना है लेड का, तो आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी बेटा। ऑक्सीजन देने से क्या होगा, लेड का ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर बाहर भी हो जाएगी, तो मेजर आपका लेड का ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस हीट होती है, तो रोस्टिंग रोस्टिंग जनरली सल्फाइड के लिए यूज करते हैं। एक बात इंटरेस्टिंग है, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पीबीएस पीबीओ में ही कन्वर्ट हो, मेजर ये होगा। लेकिन पीबीएस में कुछ ऑक्सीडेशन होकर सल्फेट भी बन सकता है, पीबीएसओ4। माइनर जो बन सकता है वो लेड सल्फेट भी बन सकता है। फिर देखो अगर लेड सल्फेट का और हो, पीबीएसओ4 का और हो बेटा, लेड सल्फेट, सल्फेट आ गया, इसको बोलते हैं एंजलेसाइट, एंजलेसाइटोर, एंजल साइटोर, एंजल साइटोर साथ में बन सकता है। तो लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो लेड का ऑक्साइड बनेगा, सल्फर जो होगी एज SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, एज SO4, और सल्फेट होगा तो नीचे बैठ जाएगा। इसी टाइप से देखो पीबीएस के साथ साथ मैंने बताया था दूसरा ZNS, क्या नाम बताया था ZNS का, देखो बेटा वापिस आ रहा है, बार बार आ रहे हैं चीजें, तो बार बार आ रही हैं तो साथ के साथ याद होती जानी चाहिए। ZNS को हमने क्या बोला था, जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड को भी हीट करो, बिकॉज ऑलरेडी ऑक्सीजन तो है नहीं, सल्फर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करो, मतलब रोस्टिंग करनी पड़ेगी आपको। रोस्टिंग करोगे तो ZNO बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। तो ZNO जो होता है, फिर देखो याद करो, ZNO जिंक ऑक्साइड जो बनेगा मेजर, इसको बोलते हैं जिंकाइट, जिंकाइटोर, जिंकाइटोर। तो याद करने का तरीका क्या है, गेलेना का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, गेलेना से लेड सल्फेट बनेगा तो एंजलेसाइट, गेलेना एंजलेसाइट याद रखो एक साथ, गेलेना एंजलेसाइट। जिंक ब्लेंड के साथ याद रखो जिंकाइट, ये तो देखो जिंक से पता ही लग रहा है, ZNCITE, जिंकाइट। अब ये चीजें याद करनी है। अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने जिंक कार्बोनेट बताया था, आपको याद है जिंक कार्बोनेट क्या था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जिंक कार्बोनेट कैलेमाइन, वो कैलेमाइन था। लेकिन जिंक ऑक्साइड आ गया तो ये जिंकाइट है, जिंक ऑक्साइड आ जाएगा तो जिंकाइट है। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपका ऑक्सीडेशन तो हो ही जाएगा, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन जो SO2 वगैरह गैसेज है वो बाहर हो जाएंगी। और अगर आपका इफ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इंक्रीज एंड टेम्परेचर ऑफ फर्नेंस बिलो 500 डिग्री सेल्सियस, तब तो सल्फेट बनेगा। और 500 से टेम्परेचर ऊपर हो गया तो सल्फेट भी टूट जाएगा बेटा, फिर वो वापस SO2 बन जाएगा। तो बिलो 500 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हो सल्फेट मेजर हो सकता है, बट जनरली एट लास्ट क्या होगा, सल्फेट भी SO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फायदा क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, जो पहले हुआ था, गैसेस बाहर निकलेंगी, गैसेस बाहर निकलेंगी तो पोरस एरिया बढ़ जाएगा, पोरस एरिया बढ़ जाएगा तो प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा एक्स्ट्रा नॉलेज में, नॉलेज क्लाउड में ये भी कर सकते हो आप कि जो SO2 गैस बाहर निकलती है वो एटमोस्फेयर में चली जाती है, एटमोस्फेयर में जाके सीरियस पोल्यूशन, पोल्यूटेंट क्रिएट करती है, और इसको पोल्यूशन होता है, और इसके साथ इसको SO2 को आप प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उसमें H2SO4 में भी यूज कर सकते हो। तो आप दोनों चीजें देख सकते हो। अगर आपने मेटलर्जी कर रहे हो और उसमें SO2 गैस निकल रही है, अगर एटमोस्फेयर में भेज दिया तो देखो नुकसान हो जाएगा, एटमोस्फेयर में पोल्यूटेंट आ जाएंगे। लेकिन उसी SO2 को इकट्ठा करके आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू H2SO4 बना दिया तो एक और केमिकल बन जाएगा। और अगर एटमोस्फेयर में भी H2SO4 बन गया तो एसिड रेन बन जाएगा, वो एसिड रेन हो जाएगा, बिकॉज SO2 गैस एटमोस्फेयर में गई, वहां फिर एयर है, वहां से SO3 बन गई, मॉइस्चर है, H2O है, तो H2SO4 बन जाएगा। ये H2SO4 जब गिरेगा, जैसे कहते हैं ताजमहल को नुकसान हो रहा है, तो इन गैसेज से हो रहा है, बिकॉज आगरा में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, SO2 गैस बाहर निकलती रहती हैं, तो उससे क्या होता है, एटमोस्फेयर में डिजोल्व होकर H2SO4 बनाती रहती है, वो मार्बल के ऊपर गिरता है और मार्बल खराब हो रहा है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चीजें होगी। बट मैं वापस पॉइंट पे आता हूं कि हमने थर्ड स्टेप किया फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड में हमने दो तरीके यूज किए। फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड में
आपने या तो किया कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किया, उसमें कुछ भी नहीं है बेटा। वो देखो बड़ी इजी सी चीज है कि कैल्सिनेशन या रोस्टिंग जब भी करोगे, अगर ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कैल्सिनेशन कर देना, जैसे कार्बोनेट और हाइड्रेटेड में। अगर ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, सल्फाइड प्रेजेंट है, तो बेटा रोस्टिंग कर लेना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर लेना। बट इसमें होगा क्या, जब भी आप हीटिंग करोगे बिलो मेल्टिंग पॉइंट, तो मेन फायदा क्या होगा, वो ये वाला होगा। जब भी ये प्रोसेस होगा तो वोलेटाइल इंप्योरिटी बाहर निकलेंगी, ऑर्गेनिक भी है तो वो भी बाहर निकलेंगी, और इससे मेटेलिक और पोरस हो जाएगा, पोरस बन जाएगा। और जैसे ही पोरस बन जाता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और रिडक्शन इजी हो जाता है, अगला स्टेप इजी हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर क्या ध्यान रखनी है आपने, सेकंड थिंग इज दिस, कि अगर उसमें इंप्योरिटी नॉन वोलेटाइल है तब क्या होगा। देखो वोलेटाइल है तो ठीक है, CO2 है उड़ के बाहर चली गई, ओके, गैस बाहर चली गई। SO2 है बाहर चली गई, ठीक है। मॉइस्चर है H2O बन के बाहर चला गया, ठीक है, इंप्योरिटी बाहर होगी। बट इंप्योरिटी नॉन वोलेटाइल है, तब कैसे देखो करना है आपने। तो इफ impurity is non-volatile but its oxide is volatile, impurity खुद नॉन वोलेटाइल है तो उसका भी ऑक्साइड बना लो, ये भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो हो ही रही है ना पास, और ऑक्साइड वोलेटाइल होगा, वो रिमूव हो जाएगा प्रोसेस में। जैसे सल्फर है, सल्फर नॉन वोलेटाइल है लेकिन SO2 वोलेटाइल है, तो सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन किसी की भी इंप्योरिटी है तो वो इंप्योरिटी एज ए गैस बन के ऑक्सीजन के साथ बाहर चली जाएगी। दूसरी जो प्रॉफिट्स हैं वो अभी हमने कर ही लिए, वो दोबारा एक बार देख देख रहे हैं हम कि हाइड्रेटेड और होगा तो वो एनहाइड्रस हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा आपको। और रोस्टिंग जो है, रोस्टिंग हमेशा क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो कंबशन प्रोसेस है। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट सोचते हैं कि रोस्टिंग का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने को ही तो कंबशन बोला जाता है बेटा। और कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, कंबशन कंबशन में एनर्जी हमेशा निकलेगी। तो कई बार क्या होता है कि रोस्टिंग जो होती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा कंप्लीट कंबशन हो, कई बार पार्शियली कंबशन भी होता है, मतलब पार्शियली ऑक्सीडेशन भी होता है। तो रोस्टिंग समटाइम मे नॉट ब्रिंग अबाउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जरूरी नहीं है कि हमने ऑक्सीडेशन कर तो लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन इतनी वहां रही कि उसने सारे के सारे मेटल को आपके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता है। जैसे देखो एग्जांपल CuFeS2, अगर CuF2 में ऑक्सीजन लोगे तो आयरन का तो ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन कॉपर का पूरा ऑक्साइड अभी नहीं बनेगा, तो क्यूप्रस सल्फाइड बन जाएगा। क्यूप्रस सल्फाइड जो है आपका वो बन सकता है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, बट वो तो एक जनरल ट्रेंड है, वो जनरल चीजें सर आप, ऊपर कर दो। जनरल चीज याद रखनी है आपने कि भाई कैल्सिनेशन क्या है और रोस्टिंग क्या है। तो क्लियर बेटा। तीसरा स्टेप, मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेशन के दो स्टेप्स, दो स्टेप कौन कौन से वाले, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, हाँ। एक चीज और अभी सीखेंगे हम कि रोस्टिंग या कैल्सिनेशन किस टाइप की फर्नेंस में करते हैं हम। फर्नेंस मतलब किस टाइप की भट्टी में करते हैं हम। तो फर्नेंस देख लो, यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम लिख रहे हैं कि रोस्टिंग जरूरी नहीं है कि हमेशा मतलब ऑक्सीडेशन करते हैं, कई बार एक ऑक्साइड को दूसरे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए भी रोस्टिंग हो सकती है। तो रोस्टिंग इज आल्सो डन टू कन्वर्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड को। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, अभी मैंने बताया था आपको हेमेटाइट, रिपीट करो, हेमेटाइट का क्या फार्मूला होगा बेटा, देखो हेमेटाइट Fe2O3, Fe2O3। Fe2O3 हेमेटाइट। सिडेराइट, सिडेराइट क्या था, आयरन के है ना ये सारे, तो एक साथ आयरन के एक साथ भी कर लिया करो। तो हेमेटाइट Fe2O3। फेरस कार्बोनेट अभी बताया था, आयरन का जो कार्बोनेट है उसको क्या पढ़ा हमने, सीडेराइट। अब जैसे Fe3O4 अभी बताया था, Fe3O4 इसका क्या नाम था, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। Fe2O3 3H2O भी बताया था बेटा, फ्यूमेराइट। Fe2O3 3H2 जिससे हेमेटाइट बना था, Fe2O3 3H2 लिमेनाइट।
तो इनमें क्या है कि आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, जैसे हेमेटाइट में तो +3 के अंदर है, सीडेराइट में +2 में, ओके सीडेराइट +2 है, Fe3O4 में दोनों है, +2 भी होगा +3 भी होगा, Fe2O3 में +3 भी है। तो कई बार क्या होता है कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं कई बार। जैसे देखो, मान लो आपके पास मैंने यूज किया कोई भी +3 वाला, इनमें से कोई भी +3 वाला, जैसे Fe2O3 +3 वाला है, तो हीट करोगे तो +2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा FeO। तो एक ऑक्साइड को जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हायर में या हायर को लोअर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा रोस्टिंग का काम हो सकता है। दूसरी बात ये होती है बेटा कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जनरली ये है रेवर बैटरी में करते हैं, फर्नेस का नाम है रेवर बैटरी फर्नेस। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन बोथ आर कैरिड आउट इन द रेवर बैटरी फर्नेस। ये क्वेश्चन एक दो बार एक एग्जाम में देखा है मैंने। रेवर बैटरी फर्नेस में रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन जो है वो रेवर बैटरी फर्नेस में होता है। लेकिन ये क्वेश्चन एक बार मैंने कहीं देखा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रोस्टिंग कैरिड आउट इन स्मॉल ब्लास्ट फर्नेस। ये पॉइंट याद करने वाला बेटा। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जनरल आ जाए तो क्या आंसर दोगे? रेवर बैटरी फर्नेस। बट जो छोटे वाली ब्लास्ट फर्नेस वो होती है जो हाई टेम्परेचर पे काम करती है, जो छोटे वाली स्मॉल ब्लास्ट फर्नेस है वहां आप रोस्टिंग कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन आ जाए रोस्टिंग इज कैरिड आउट, तो रोस्टिंग में आप दोनों आंसर दे सकते हो ना बेटा। रोस्टिंग रेवर बैटरी भी हो सकता है और स्मॉल ब्लास्ट फर्नेस भी हो सकती है। हाँ, कैल्सिनेशन होगा तो हमेशा क्या दोगे आंसर? फिर रेवर बैटरी फर्नेस दोगे, फिर आप रेवर बैटरी फर्नेस देंगे। अब देखो इसके बाद वाला स्टेप, जब आप ऑक्सीडेशन कर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने? नेक्स्ट स्टेप था रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। और कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल जब भी ये काम आप करोगे तो मैंने बताया था कि देखो रिडक्शन बहुत सारी चीजें बताई थी। जैसे मैंने कहा था इलेक्ट्रो रिडक्शन स्टार्टिंग में कर लिया था। देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी का रिडक्शन किस किस के लिए यूज करते थे हम? रिएक्टिव मेटल के लिए, लिथियम से लेकर के आप चले जाते थे एल्यूमिनियम तक। पोटाशियम, हाँ, पोटाशियम, कैल्शियम, एक लिस्ट याद किया था, है ना। और जो माइल्ड मेटल है, मॉडरेट होती हैं, उसमें अलग अलग होते हैं। जैसे रिडक्शन बाय कार्बन, ये बताया था, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय सेल्फ हाइड्रोमेटलर्जी, रिडक्शन किए थे ना। तो रिडक्शन बाय कार्बन, जैसे मैंने आपने लेड के बारे में बताया था, आयरन में इनके बारे में, और एल्यूमिनियम का जो बताया था वो क्रोमियम का ऑक्साइड और मैग्नीज के ऑक्साइड Cr2O3 Mn3O4, तो वो तो पहले ही कर लिया। सेल्फ मैंने 3 बताए थे बेटा, क्या क्या थे? लेड, Hg, मरकरी। हाँ मरकरी हो गया Hg, और एक और बताया था कॉपर। लेड, कॉपर, मरकरी इनके लिए हाइड्रोमेटलर्जी था, वो रिएक्टिव के लिए किया था। अब वापिस इसी पॉइंट को फिर थोड़ा डिटेल और करते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन होगा कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कोई भी अगर इंप्योरिटी होती है, ये एक बेसिक नॉलेज, इंप्योरिटी को हमने क्या नाम दिया था? गैंग। इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं? गैंग, या दूसरा क्या बोलते हैं हम? मैट्रिक्स इंप्योरिटी। अब क्या होता है कि इंप्योरिटी जो रिमूवर होता है, इंप्योरिटी को रिमूव करने वाला, इंप्योरिटी रिमूवर, उसको बोलते हैं हम फ्लक्स। इंप्योरिटी को क्या बोला जाता है? गैंग। इंप्योरिटी जो होता है उसको गैंग बोलते हैं, और इंप्योरिटी को हटाने वाले को फ्लक्स बोलते हैं। और ये हमेशा जो होती है एसिड बेस रिएक्शन होती है। मतलब इंप्योरिटी मतलब गैंग आपका एसिड है तो उसको हटाने के लिए फ्लक्स बेस मिला दो। अगर गैंग आपका बेस है तो उसको रिमूव करने के लिए फ्लक्स एसिड मिला दो। और एसिड और बेस मिलके हमेशा एक सॉल्ट बनाएंगे, और जो साल्ट बनेगा इसको हम स्लैग बोलेंगे। तो 3 नाम है बेटा, गैंग, फ्लक्स,
स्लैग। गैंग इंप्योरिटी होता है, फ्लक्स इंप्योरिटी रिमूवर होता है, और स्लैग इन दोनों से मिलकर बनने वाला साल्ट होता है। तो देखो, जैसे आपके पास कोई मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड में आपने जैसे कोक पाउडर डाला, कोक मतलब कार्बन डाला, कोयला, और फ्लक्स, फ्लक्स मतलब कोई इंप्योरिटी रिमूवर डाला, तो आपको क्या मिलेगा? यानी तीन चीजों का गेम होगा रिडक्शन में। रिडक्शन में एक रिडक्शन करने वाली कोई स्पीसीज डालोगे, जैसे मैं कह रहा हूं कोक पाउडर डाल दो मेटल ऑक्साइड के साथ, फ्लक्स होगा, फ्लक्स इंप्योरिटी रिमूवर होगा, हीट करोगे तो मेटल मिलेगी आपको, और साथ में एक जो मिलेगा साल्ट, उसको बोलोगे स्लैग। लेकिन उससे पहले थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज द फ्लक्स। आपसे ये फ्लक्स पूछा जाए तो फ्लक्स क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ impurity, it is a kind of impurity, additional substance that are used for removal of unwanted impurity। तो आपको सीधा याद रखना है, impurity remover, अनवांटेड impurity को रिमूव करने वाले को हम फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स क्लियर? अब देखो फ्लक्स क्लियर हुआ, तो फ्लक्स के टाइप क्या हो सकते हैं? अभी मैंने बताया कि टाइप जो है फ्लक्स एसिड बेस रिएक्शन वाले होते हैं, तो टाइप दो टाइप के हो सकते हैं। देखो टाइप्स ऑफ फ्लक्स या तो एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगी कि इंप्योरिटी कैसी है। जो एसिडिक फ्लक्स होते हैं वो जनरली क्या होंगे? नॉन मेटल वाले होंगे। जनरली आपके नॉन मेटल वाले फ्लक्स इसमें आप यूज कर सकते हो। जैसे देखो, या सेमी मेटल, जैसे B2O3 बोरोन वाला, SiO2, Na2BO4O7 में भी बी है, तो इनको आप क्या बोल सकते हो? एसिडिक फ्लक्स। और ट्रांजिशन मेटल वाले जो होते हैं वो बेसिक फ्लक्स होते हैं, जैसे आयरन का ऑक्साइड, FeO, CaO, MgO, या डायरेक्ट, कई बार फ्लक्स डायरेक्ट ऐसे देखो CaO ना दे करके, CaO क्या है? बेसिक फ्लक्स है, लेकिन एग्जाम में क्या करेगा वो? ऐसे ना दे करके आपको ऐसे दे देगा CaCO3। तो हमें पता है कि ये तो बहुत हाई टेम्परेचर पर प्रोसेसिंग होने वाली है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब अंदर डालोगे तो हीट तो आएगी, तो अपने आप ही CaO बन जाएगा। तो इसको भी आप क्या बोल सकते हो? ये भी बेसिक फ्लक्स कैटेगरी में आ सकता है। तो डायरेक्ट FeO दे रखा हो या FeCO3 सेटेराइड दे रखा हो, डायरेक्ट CaO दे रखा हो या इनडायरेक्ट CaCO3, लाइमस्टोन बोलते हैं CaCO3 को, लाइमस्टोन जो मार्बल होता है। जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया, मैग्नीशियम अच्छा ये भी देखो, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला के भी दे सकता है, इसको बोलते हैं डोलोमाइट ओर। जब दोनों का कार्बोनेट लेते हैं तो डोलेमाइट ओर बोलते हैं इसको, डोलेमाइट ओर। तो ये हमारा फ्लक्स होता है। फ्लक्स मतलब इंप्योरिटी रिमूवर, अनवांटेड इंप्योरिटी रिमूवर, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। और अनवांटेड जो इंप्योरिटी रिमूवर है वो फ्लक्स है, तो वो एसिडिक या बेसिक दो टाइप के होते हैं। दूसरा होता है जो इंप्योरिटी और मतलब गैंग और फ्लक्स मिल के जो बनाते हैं उसको बोलते हैं स्लग। अभी मैंने बोला स्लग, या दूसरे नाम भी है, स्लग भी बोलते हैं, सिंडर भी बोलते हैं, और फ्यूजिबल मास भी बोलते हैं। फ्यूजिबल हल्का मास, मतलब ऐसा समझ लो जैसे पौंड के अंदर, एक तालाब में अगर इंप्योरिटी या गंदगी होती है तो ऊपर तैर के आ जाती है, सरफेस पे आ जाती है, बिकॉज वो लाइट होती है। तो उसी टाइप का मेटेरियल बनता है, उसको फ्यूजिबल मास बोलते हैं। फ्यूजिबल मास, तो फ्यूजिबल मास क्या है कि अगर आप किसी भी गैंग को मैट्रिक्स गैंग के साथ फ्लक्स डालोगे तो आपका स्लग बनेगा। जैसे देखो गैंग है, मान लो SiO2, ये इंप्योरिटी है, SiO2 ये गैंग है, तो इसके लिए फ्लक्स, बिकॉज ये एसिडिक है, तो इंप्योरिटी अगर एसिडिक है तो फ्लक्स जो इसके अंदर डालना पड़ेगा वो आपको बेटा बेसिक डालना पड़ेगा। तो आप जैसे बेसिक डाल दो, FeO डाल दिया, तो इससे मिलके जो आपका स्लग बन जाएगा वो बन जाएगा FeSiO3, ये स्लग बन जाएगा। मान लेते हैं इंप्योरिटी आपकी बेसिक है, अगर इंप्योरिटी एसिडिक होगी तो ये आप बेसिक डालोगे। अगर इंप्योरिटी मान लो बेसिक है, जैसे FeO मान लो इंप्योरिटी है, तो उल्टा कर दो ना, FeO के साथ फिर मिट्टी डाल दो, SiO2 डाल दो आप,
FeO अब कैसा है, बेसिक है, गैंग बेसिक है, तो फ्लक्स जो है एसिडिक डालो तो FeSiO3 स्लग बन जाएगा। तो इस टाइप से आप जो है जैसे यहाँ Ca डाल दो, CaO, तो ये क्या बन जाएगा, CaSiO3। वो अभी देखेंगे हम किस किस में क्या डालेंगे हम। तो कोई भी हमारे पास स्टेबल मोल्टन फोम, मेल्ट होगा फोम, जो क्या होगा, मेटेलिक ओर के साथ इमिसिबल होगा, मिक्स नहीं होगा, इमिसिबल विद मेटेलिक ओर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी होगी, तैर के ऊपर आ जाएगा, इट इज लाइटर देन मेटेलिक ओर होगा, उसको आप स्लैग या सिंडर या फ्यूजिबल मास बोलोगे। तो फ्यूजिबल मास होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है, मेल्ट होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, और लाइटर होता है देन मेटेलिक और लो डेंसिटी वाला होता है। इसलिए जब आप किसी मेटलर्जी को करते हो, आप उसमें इंप्योरिटी है, फ्लक्स मिला दिया आपने, तो आप देखोगे कि सरफेस के ऊपर इस तरह से कुछ कचरा सा इकट्ठा होकर ऊपर आ जाएगा। यही जो होगा ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेल्ट होगा, लो डेंसिटी वाला होगा, इसी को लेस, ये इसी को फ्यूजिबल मास या हम स्लैग बोलेंगे, स्लग बोलते हैं इसको। तो क्लियर है बेटा, फ्लक्स क्या होता है और स्लग क्या होता है, क्लियर? चले आगे। यस सर। यस सर। अब देखो, अब क्या है, जब भी हम ये रिडक्शन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें ये चीजें डालते हैं हम, इंप्योरिटी तो होती ही है, उसको हटाने के लिए इंप्योरिटी रिमूवर डालते हैं हम, इंप्योरिटी हमारे पास होता है, उसको हटाने के लिए हम इंप्योरिटी रिमूवर डालते हैं। तो जब हम इंप्योरिटी रिमूवर डालते हैं तो यहां एक प्रोसेस और भी हम यूज करते हैं, उसको नाम देते हैं हम स्मेल्टिंग। कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ रहे हैं पहले हम रिडक्शन करने से पहले। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग देखो क्या होता है, स्मेल्टिंग क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है मेल्ट। तो किसी भी को हम अगर मेल्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं तो वो जो चीज होती है उसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। किसी भी स्टेप में, एक्सट्रैक्शन के किसी भी स्टेप में जो मटेरियल है वो मोल्टन स्टेज में आ जाए तो इसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं। जनरली जहां भी हम कार्बन से रिडक्शन करते हैं वहां पर हम स्मेल्टिंग होता ही होता है, मतलब कार्बन से जब रिडक्शन करोगे तो कार्बन बड़े हाई टेम्परेचर पे काम करता है, तो चीजें जो मटेरियल है, जो मेटल है, वो मेल्ट ही हो जाते हैं जनरली। तो जहां भी जनरली कार्बन रिडक्शन होगा वहां स्मेल्टिंग जनरली हमको साथ में मिलती ही है, एक्सेप्ट कॉपर वाले में। कॉपर के रिडक्शन को छोड़ के, तो जब भी रिडक्शन प्रोसेस करोगे तो रिडक्शन प्रोसेस में कोई भी एनी मोल्टन फोम which is formed in any step of extraction of metal is known as smelting. But generally, इसलिए हम क्या कह देते हैं, कई बार पढ़ते हैं स्मेल्टिंग, क्या पढ़ते हैं हम, स्मेल्टिंग इज द हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो जनरली जो कार्बन के थ्रू आप रिडक्शन करोगे तो कार्बन रिडक्शन और स्मेल्टिंग एक साथ ही होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, एक्सेप्ट रिडक्शन ऑफ कॉपर, एक्सेप्ट रिडक्शन ऑफ कॉपर। तो एक टेक्निकल टर्म आ गई स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग का मतलब होता है मेल्ट करना, और जनरली जब कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पर किसी को हीट करते हैं तो स्मेल्टिंग होती ही होती है, कॉपर को छोड़ करके। फिर एक आता है बेटा रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल का मतलब होता है जैसे फर्नेंस होती है बड़ी बड़ी हमारे पास, तो फर्नेंस में क्या होता है, इतना ज्यादा हीट करना होता है, इसमें मेटल को भी, आयरन जैसी मेटल को मेल्ट करना होता है। तो इसके लिए हमें उसकी जो, जिसकी फर्नेंस बनी हुई है उसकी दीवार जो चाहिए हमें, वो हाई टेम्परेचर टॉलरेबल मटेरियल से बनी हुई होनी चाहिए। तो जो हाई टेम्परेचर टॉलरेबल मटेरियल होता है, टॉलरेट कर सकता है जो, उस टॉलरेबल मटेरियल को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। इसमें जनरली क्या आते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस आते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस को हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल होते हैं। तो इसमें मिट्टी यूज कर सकते हो, SiO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये आप यूज कर सकते हो। SiO2, MgO, CaO, BeO, और बेस्ट जो होता है MgA काफी बेस्ट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, तो ये यूज कर सकते हो। तो ये आपका रेफ्रैक्टरी मटेरियल होता है। सर स्मेल्टिंग और ये दोबारा बता दो प्लीज। स्मेल्टिंग का मतलब बेटा किसी चीज को मेल्ट करना, स्मेल्टिंग होता है।
अगर कोई चीज मोल्टन स्टेट में है, बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म कर रखा है, तो हीटिंग एट अ हाई टेम्परेचर, स्पेशली इन रिडक्शन प्रोसेस। अगर मेल्टिंग को हमने रिडक्शन प्रोसेस में करना है, देन इट इज क्या नोन होगा, ये हमारा स्मेल्टिंग हो जाएगा। मेल्ट तो कई जगह करते हो ना, लेकिन रिडक्शन वाले प्रोसेस में करते हो तो उसको क्या नाम दोगे आप, स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग जो होता है, चीजें मेल्ट कब होती हैं, ज्यादातर अगर आपने रिडक्शन कार्बन के थ्रू किया, तो जहां भी कार्बन के थ्रू रिडक्शन किया, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, तो वहां पर चीजें मेल्ट होती ही हैं, इसका मतलब स्मेल्टिंग होती ही होती है। तो कार्बन रिडक्शन और स्मेल्टिंग आपको हमेशा साथ में मिलेंगी। तो कोई भी ऐसा और लेते हो आप जिसका रिडक्शन कार्बन से करते हो, तो इसका मतलब वहां स्मेल्टिंग होता ही है, एक्सेप्ट क्या बता रहा हूं मैं, कॉपर का रिडक्शन। कॉपर के रिडक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी रिडक्शन होंगे, अगर रिडक्शन आप कार्बन से कर रहे हो तो स्मेल्टिंग होगी होगी, मतलब जो आपका मेटल है वो मेल्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? सर हम लोग हाई हीट देंगे। हाई हीट देंगे बेटा, कार्बन के साथ रिडक्शन करना, बहुत हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं, इसलिए जनरली चीज मेल्ट हो जाएगी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब देखो बेटा, यहां पर मैं एक आधी चीज और बता देता हूं, फिर इसको थोड़ा दोबारा रिवाइज करेंगे। ये एसिड बेस वाला हमने कर ही लिया, जैसे मिल्टिंग। एक एक चीज होती है सिंटरिंग, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी जो है वो चीजें यूज कर रहे हैं। एक होती है सिंटरिंग, SINTERI, सिंटरिंग। कई बार क्या होता है कि जो फ्यूजन होता है, जो मेल्ट होता है मेटल का, वो पार्शियली होता है, कंप्लीटली नहीं होता। तो पार्शियली फ्यूजन ऑफ मेटेलिक और इज कॉल्ड सिंटरिंग, पार्शियली फ्यूजन। उससे भी क्या होता है कि पोरस हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और रिडक्शन आगे इजी होता है। अब देखो, अब मैंने एक चीज और बताई थी कि जब क्रोमियम और मैग्नीज जो होते हैं, क्रोमियम और मैग्नीज के ऑक्साइड का रिडक्शन किसके थ्रू करोगे आप? कार्बन से तो नहीं करोगे ना? Aluminium. कार्बन से नहीं करोगे, किससे करोगे आप? एल्यूमिनियम। तो एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाए, जैसे क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि वाई क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड डू नॉट रिड्यूस्ड बाई, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो होते हैं वो कार्बन से ही होते हैं, कुछ कार्बन से नहीं हो रहे हैं, तो उसमें जैसे क्रोमियम और मैग्नीज का नाम आ रहा है। वाई क्रोमियम ऑक्साइड एंड मैग्नीज ऑक्साइड डू नॉट रिड्यूस्ड बाई कार्बन रिडक्शन मेथड। इसका रीजन क्या आता है? देखो, बिकॉज जो क्रोमियम है और मैग्नीज है, इन बोथ जो है इनकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बहुत ज्यादा है, बोथ हैव हायर ऑक्सीजन एफिनिटी, and at high temperature chromium and manganese both are form carbide with carbon। और अगर हम उसके साथ करेंगे कार्बन को हम रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में भेज रहे हैं, लेकिन वो कार्बन के साथ जो कर लेता है हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन ही कर जाता है। इसलिए हमको कार्बन के थ्रू जो है, कार्बन के लिए उसको यूज नहीं करना होता, क्योंकि कार्बन के साथ खुद ही रिएक्ट करके कार्बाइड बना लेगा, क्रोमियम और मैग्नीज कार्बाइड बना लेगा, रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करेगा, कार्बन खुद रिएक्ट उसके साथ हो जाएगा। तो देखो, हमने एंटर किस स्टेप में किया था? रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन वाले में देखो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिडक्शन, तो रिडक्शन में देखो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आई है बेटा। तो रिडक्शन में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं आप मुझे बता सकते हो? एक देखो, एक क्या हो रहा है, स्लैग फॉर्मेशन हो रहा है। क्या चीज हो रही है? एक स्लैग फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्लैग फॉर्मेशन क्या होता है बताएंगे? जब सर किसी फ्लक्स को डालते हैं इम्प्योरिटी हटाने के लिए, तो जब किसी इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए इम्प्यूरिटी रिमूवर डाला जाता है, तो वो मिलके एक साल्ट बनाते हैं, उसको हम जो होता है स्लैग फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब रिडक्शन वाले प्रोसेस में स्लैग होता है। स्लैग है किस टाइप की रिएक्शन है बेटा? स्लैग फॉर्मेशन सर एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन है। अगर इम्प्यूरिटी एसिड है तो फ्लक्स बेस होगा, अगर इम्प्यूरिटी बेस है तो फ्लक्स एसिड होगा। जैसे ये देखो, यहां भी एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, देखो, अगर मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बेस होता है। अगर ये इम्प्यूरिटी है, सपोज इम्प्यूरिटी मतलब इसको गैंग है ये हमारे पास, तो मिट्टी डाल दो, SiO2 एसिडिक होती है, तो फ्लक्स एसिडिक डाल दिया। इससे जो मटेरियल बनता है उसको क्या नाम देते हैं हम? स्लैग। स्लैग कैसा मास होता है? हैवी होता है या लाइट होता है? स्लैग फॉर्मेशन लाइट होता है बेटा, फ्यूजिबल मटेरियल होता है, फ्यूज होके, मतलब फ्यूज का मतलब होता है लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में मेल्ट होके सरफेस के ऊपर आ जाता है और फिर इसको हटा लेते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्लैग फॉर्मेशन।
दूसरा रिडक्शन प्रोसेस में एक चीज और होती है कि जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में कार्बन से रिडक्शन होता है, और कार्बन से जब रिडक्शन होता है वो तो हाई टेम्परेचर पर होता है, और इतनी हाई टेम्परेचर पर होता है तो जो और जितना भी होता है उसके अंदर, और में जो मेटल होती है वो कौन सी स्टेट में आ जाती है, मेल्टिंग स्टेट के अंदर। दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग ऑफ जो और मटेरियल है उसको क्या नाम दे देते हैं हम, मेल्टिंग ऑफ और होता है उसको हम बोलते हैं, अभी मैंने नाम दिया था स्मेल्टिंग, उसको क्या बोलते हैं हम, स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग जनरली जहां कार्बन से रिडक्शन करोगे वहीं बनेगा, एक्सेप्ट कॉपर वाले केस में। फिर मैंने थर्ड एक पॉइंट किया था कि यहां पर हमें जो रिक्वायरमेंट होता है, फर्नेंस का रिक्वायरमेंट होता है, तो फर्नेंस की जो वाल होती हैं वो हाई टेम्परेचर टॉलरेबल मटेरियल की बनी होनी चाहिए। इस मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टरी मटेरियल, रिफ्रैक्टरी मटेरियल, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2, ये रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होते हैं। इसके बाद मैंने बोला कि यहाँ कई जगह जो होता है कि आपका फ्यूजन जो मेटेलिक ओर है उसका पूरा नहीं हो पाता, तो पार्शियल फ्यूजन को क्या बोलते हैं टेक्निकली, मेल्ट पूरा नहीं हो जाए तो एक स्मेल्टिंग होता है, एक सिंटरिंग होता है, सिंटरिंग, उसको क्या बोलेंगे हम, सिंटरिंग बोलेंगे। फिर हमने एक पॉइंट यहां पर ये किया कि जब हमारे पास क्रोमियम और मैग्नीज के ऑक्साइड है तो उसको रिडक्शन करने के लिए हम कार्बन यूज नहीं करते। तो क्यों यूज नहीं करते कार्बन, क्योंकि सर हाँ उसके साथ कार्बन रिएक्ट करके कार्बाइड ही बना देता है। तो अब ये कार्बाइड बना रहा है अपना, तो उसके साथ में एक पॉइंट देता हूं आपको को, देखो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कार्बन का यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आप क्रोमियम और मैग्नीज के लिए नहीं कर सकते, लेकिन आप किसके लिए कर सकते हो, आप जनरली आप किसके लिए कर सकते हो, जैसे जिंक के लिए कर सकते हो। तो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन, क्योंकि ये कार्बाइड नहीं बनाता, ये कार्बाइड नहीं बनाता। तो क्रोमियम और मैग्नीज कार्बाइड बना देते हैं, इसलिए कार्बन से रिडक्शन नहीं करते, लेकिन जिंक के लिए, आयरन के लिए रिडक्शन कर सकते हैं। तो फिर क्रोमियम और मैग्नीज के लिए हम क्या यूज करें बेटा, पॉइंट ये आता है। तो क्रोमियम और मैग्नीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको याद है, क्रोमियम और मैग्नीज के लिए एल्यूमिनियम। तो इसलिए हाँ बेटा, तो समझ गए आप, रिडक्शन मोस्टली हम कार्बन से करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जो नहीं करते हैं वो आपको याद करने हैं। तो क्रोमियम और मैग्नीज जो होता है उनके ऑक्साइड को, क्रोमियम के ऑक्साइड या मैग्नीज के ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम से रिड्यूस करते हैं। तो क्रोमियम से जैसे रिड्यूस कैसे करना होता है, ऐसे ही तो होता है, Cr2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन दिया बेटा, तो एल्यूमिनियम इसको रिड्यूस कर देगा तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा और क्रोमियम बाहर हो जाएगी। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पर 0, तो क्रोमियम का यहाँ पर +3 से 0 रिडक्शन हो गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो एल्यूमिनियम है ना, इसलिए इसको एल्यूमिनियम रिडक्शन मेथड बोलते हैं, एल्यूमिनियम रिडक्शन मेथड। एल्यूमिनियम किसकी तरह एक्ट करता है, एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जब एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट है और ये फोर कर रहे हो आप ऑक्साइड ऑफ Cr2O3 क्रोमियम का ऑक्साइड एंड Mn3O4, ये फार्मूले याद करने, मैग्नीज का ऑक्साइड, ये जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम था गोल्डस्मिथ, इसलिए इसको हम बोलते हैं गोल्डस्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट रिडक्शन। एल्यूमिनियम से जब करते हैं तो क्या नाम होगा इसका, गोल्डस्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट मेथड। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो आपका क्रोमियम और एल्यूमिनियम है उसको 3:1 में डाल देते हैं, और उसके ऊपर क्या है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम एक रिबन डालते हैं मैग्नीशियम का, और बेरियम पेरोक्साइड का पाउडर डालते हैं KClO3 के साथ। तो इसमें क्या है कि इसको रिएक्शन जो होती है वो स्टार्ट होती है। तो रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है कि यहां पर हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन जो ये होती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम भी देखो क्या दिया, गोल्डस्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट मेथड। होना क्या है, वेरी सिंपल, आपने क्रोमियम का ऑक्साइड लिया या मैग्नीज का ऑक्साइड लिया, आपने एल्यूमिनियम डाला, एल्यूमिनियम डालते क्रोमियम और एल्यूमिनियम मैग्नीज आपको मिल गया, और इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी।
बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो जाता है तो इसीलिए इसको हम थर्माइट बोलते हैं। तो गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट मेथड, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट मेथड। तो गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट मेथड में बहुत सारा हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा तो टेम्परेचर बड़ा हाई हो जाएगा। तो इसमें जो केमिकल लिए हैं उसके बारे में देखो आप एक बार। इसमें आपने ऊपर पाउडर लिया, मैंने बोल दिया कि बेरियम परऑक्साइड, वो भी हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। बेरियम परऑक्साइड BaO2 या KClO3, तो ये क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो उससे थर्माइट मिक्सचर जो होगा स्टार्ट होगा। तो पॉइंट आएगा व्हाट इज द थर्माइट मिक्सचर। तो थर्माइट मिक्सचर हम इन दोनों का जो 3:1 में मिलाएंगे आप, मेटल का ऑक्साइड चाहे क्रोमियम का है एल्यूमिनियम के साथ, उसको बोलते हैं थर्माइट मिक्सचर। तो थर्माइट मिक्सचर में मेटल का ऑक्साइड का रिडक्शन करना है और इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट आप डाल रहे हो एल्यूमिनियम, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट जो बोलते हैं हम एल्यूमिनियम। तो सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं है, नाम याद करना है, नाम याद रखना है, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट मेथड। थर्माइट मिक्सचर कौन सा है, जो आप मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम लेते हो, जो भी, उसको थर्माइट मिक्सचर बोलते हैं। ये कई बार कंफ्यूज करता है थर्माइट मिक्सचर एक वर्ड और से, थर्माइट वेल्डिंग से। थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग जो होता है वो भी रिएक्शन एल्यूमिनियम की, लेकिन वो आयरन के साथ है, Fe2O3 के साथ है एल्यूमिनियम की रिएक्शन। तो उसमें भी क्या है, आयरन प्लस Al2O3 बनता है, लेकिन बहुत सारी हीट उसमें भी रिलीज होती है। ये जनरली जो यूज किया जाता है, ये आपकी जो पटरियां होती हैं, जो ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक, उनमें जो वेल्डिंग करने के लिए यूज करते हैं वो ये मिक्सचर यूज करते हैं। तो कॉमर्शियली Fe2O3 यूज करते हैं हम, कॉमर्शियली Fe2O3 इज रिड्यूस्ड बाई कार्बन रिडक्शन मेथड। बट जो अबो रिएक्शन है, जो आयरन वाली है, आयरन वाली ये वाली रिएक्शन, जनरली तो आप कार्बन से ही करोगे आयरन का रिडक्शन, लेकिन ये वाली रिएक्शन कहां यूज करते हो, अबो रिएक्शन वाइडली यूज टू जॉइनिंग ऑफ रेल रोड, रेल ट्रैक, और इसी को बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। तो थर्माइट मिक्सचर आ जाए तो क्या आंसर दोगे बेटा, थर्माइट मिक्सचर। तो थर्माइट मिक्सचर तो जनरली होता है क्रोमियम या मैग्नीज का ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, यानी कि किसी भी ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ मिक्सचर आ जाए तो वो थर्माइट मिक्सचर है। लेकिन थर्माइट वेल्डिंग मिक्सचर आ जाए तो वेल्डिंग में जो जनरली यूज करना है फिर फिक्स है, फिर किसका ऑक्साइड लेना है आपने, Fe2O3, मतलब आयरन का ऑक्साइड लेना है और आयरन के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ लेना है मिक्सचर को, देन ये थर्माइट वेल्डिंग मिक्सचर होगा, थर्माइट वेल्डिंग बोलेंगे। तो देखो अभी हम रिडक्शन वाले पॉइंट पर पहुंचे हैं। रिडक्शन वाले पॉइंट में हमने जनरली बोला है कि मोस्ट ऑफ केसेस में कार्बन के थ्रू रिडक्शन करते हो, स्मेल्टिंग करते हो, साथ में आप स्मेल्टिंग होती है। लेकिन जैसे क्रोमियम और मैग्नीज है, उस केस में आप कार्बन के थ्रू नहीं करते। क्यों नहीं करते कार्बन के थ्रू, पहला यही क्वेश्चन आएगा, बिकॉज कार्बन के साथ ये रिएक्ट ही कर जाएंगे और कोई और चीज ही बना देंगे। हमें निकालनी मेटल है लेकिन कोई और ही कार्बाइड चीज बन जाएगी, कार्बन की कंपाउंड बन जाएंगे, इसलिए हम कार्बन से नहीं करते। बजाय इससे किससे करते हैं फिर, क्रोमियम और मैग्नीज ऑक्साइड और का एल्यूमिनियम से। जब एल्यूमिनियम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम बोलते हैं, या दूसरा नाम है इसका गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट मेथड। इस रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए ऊपर मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम की रिबन क्या होती है, ये ऐसे होती है जैसे फुलझड़ी होती है। तो वहां क्या होता है कि ऊपर हम परऑक्साइड ले लेते हैं, काफी रिएक्टिव मटेरियल होता है, तो वो रिएक्शन स्टार्ट करवा देता है एक बार, फिर नीचे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, फिर आपस में एल्यूमिनियम उसको रिड्यूस करता रहता है और मेटल्स को, क्रोमियम या मैग्नीज को बाहर निकालता रहता है। इसके इन दोनों के मिक्सचर जो होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और मेटल ऑक्साइड, इसको थर्माइट मिक्सचर बोलते हैं। फिर चाहे क्रोमियम का हो, चाहे मैग्नीज का हो, या आयरन का हो, कोई भी हो, थर्माइट मिक्सचर बोलते हैं। बट वेल्डिंग में जो मिक्सचर यूज होता है वो होता है आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग मिक्सचर या थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं। ये रेलवे ट्रैक को जोड़ने में जो हम वेल्डिंग करते हैं, जो रेलवे ट्रैक वाली वेल्डिंग होती है, वो इसके थ्रू होती है, आयरन के थ्रू होती है। तो क्लियर बेटा, मुझे कुछ क्वेश्चंस के जल्दी जल्दी आंसर बताओ मुझे आप। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप कैल्सिनेशन कौन से ऑक्साइड के लिए यूज करते हो, कैल्सिनेशन कौन से और के लिए यूज करते हो कैल्सिनेशन? कार्बोनेट के लिए, ऑक्साइड के लिए, हाइड्रेटेड साल्ट के लिए। सल्फाइड के लिए क्या यूज करोगे आप, रोस्टिंग। अच्छा,
फिर आता है जब भी मेटल ऑक्साइड से जब मेटल बन जाती है हमारी, तो जब मेटल नहीं, मेटल ऑक्साइड से मेटल बनानी होती है तो रिडक्शन प्रोसेस होता है। रिडक्शन प्रोसेस में मेन 3-4 पॉइंट क्या ध्यान रखने होते हैं हमें, क्या क्या फॉर्मेशन और होता है यहाँ पर रिडक्शन में? होता है जब स्लैग हम फॉर्मेशन होता है, गुड। और क्या हो सकता है? Smelting. स्मेल्टिंग होती है, गुड। और क्या हो सकता है? Centering. सिंटरिंग, पार्शियल, यहाँ इवन पार्शियल रोस्टिंग भी हो सकती है, अगेन पार्शियल रोस्टिंग हो सकती है, मेल्टिंग हो सकती है, फ्यूजन हो सकता है। अच्छा, रोस्टिंग के को कौन सी फर्नेस में करते हो आप? रोस्टिंग किस फर्नेस में होती है? हेलो, रोस्टिंग में कौन सा फर्नेस यूज करते हैं बेटा? आवाज आ रही है मेरी? Blast. नो, मेनली तो बेटा चाहे आपकी रोस्टिंग हो चाहे कैल्सिनेशन हो, आप रेवर्बेटरी फर्नेस करते हो। लेकिन स्मॉल ब्लास्ट फर्नेस कभी कभार रोस्टिंग के लिए यूज होती हैं। तो रोस्टिंग में मेनली तो वही होगी रेवर्बेटरी, लेकिन रोस्टिंग में आप स्मॉल ब्लास्ट फर्नेस भी यूज कर सकते हो। बट कभी भी जो कैल्सिनेशन होगा उसमें आप आपकी रेवर्बेटरी यूज करो, ठीक है। थर्माइट वेल्डिंग में क्या यूज होता है? थर्माइट वेल्डिंग सर प्लस प्लस एल्यूमिनियम। और थर्माइट मिक्सचर आ जाए तो एल्यूमिनियम का मेटल क्रोमियम मैग्नीज ऑक्साइड के और के साथ किया है। ठीक है बेटा, तो इसको बस बार बार पढ़ते रहो, याद करके, आपने याद करके जितना लिखोगे अपने हाथ से उतनी चीजें ज्यादा याद रहेंगी। बीच में और भी आए हैं बहुत सारे, उन और के नाम भी आते रहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन कंपटीशन में आना ही है और इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद करने वाली चीज है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ डाउट बोलो, क्या डाउट? मतलब क्या डीपीपी है या वैसे डाउट है क्या? हेलो हेलो नहीं आ रही क्या? हेलो, हाँ बेटा बोलो, कैसे डीपीपी का था क्या? कैसे डाउट? कोई और डाउट है आपका क्या? हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रहा बेटा आपका मेरे तक। सर अब वॉइस आ रही है। मेरा वॉइस भी ब्रेक हो रहा है क्या अब तक? नहीं सर, एफ एफ ब्लॉक ऐप ब्लॉक एलिमेंट में? डाउट था। हाँ बोल दो, पूछो, पूछ लो, पूछ लो, पूछो। डेटा लेकिन प्लस तो सर हो नहीं सकता, इसका कॉन्फ़िगरेशन +2 आ रहा है। एनसीईआरटी में सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 हाँ, देखो किसी का भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है ना, जो एनसीईआरटी दिया है उसको फॉलो करोगे आप। अगर कहीं दो कंफ्यूजन मिलते हो ना, अलग अलग बुक में कई जगह है अलग चीजें, तो आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, बहुत सारे एक्सेप्शन मिलते हैं, आगे चलते जाएंगे ना। दूसरी रीजन ये है कि वो हमारे जो है अभी तो हम जो स्टार्टिंग में करते हैं वो सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस पे करते हैं, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो एक्सेप्शन के बहुत सारे रीजन है, एनर्जी को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास, इसलिए कुछ दिया नहीं होता, बस सीधा लिख देता है वो। तो वो सीधा याद कर लिया करो आप, ठीक है।